ऑलराइट क्लास 10 आज बात करते हैं चैप्टर 1 रिवीजन की पीरियोडिक टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड के लिए, इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंड फोर्थ चैप्टर जो ये आ रहा है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम इसमें जो क्वेश्चन जो देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लगभग हर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट आपको मिलेगा। चैप्टर इजी है, क्वेश्चन आंसर में और इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन यू नो दैट एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है उसे रिसोर्स कहा जाता है। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है कि भाई रिसोर्स वो चीज़ होगी, अब अवेलेबल सब कुछ है लेकिन हर चीज़ रिसोर्स हमारे नीड की नहीं है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, एक टेक्नोलॉजी हो आपके पास, उसको निकालने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक फिजिबल मतलब वो आपके लिए महंगा ना पड़ता हो, सस्ता पड़ता हो, आपके लिए इकोनॉमिक ज़्यादा खर्चा ना हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल, किसी कल्चर को उससे नुकसान ना पहुंचता हो, ठीक है, उसे ही आप रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि रिसोर्सेज जो हैं वो इंसानी गतिविधियों के कारण ही रिसोर्सेज कहलाते हैं, तो ये सही बात है। हर एक चीज़ रिसोर्स नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पर वही चीज़ रिसोर्स है जो इंसान अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। ओके, तो जो भी आपने पेट्रोल डीजल देखा है वो हम काम में लेते हैं अपने, ठीक है, सनलाइट हम काम में लेते हैं, वाटर रिसोर्सेज को हम काम में ले रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज बन जाते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन एक्टिविटीज से बिलोंग करने के कारण ये रिसोर्सेज जो हैं रिसोर्सेज बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रिसोर्सेज ऑन द फोर डिफरेंट बेसिस, तो चार तरह के इनका क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्स, रिजर्व, स्टॉक। तो चार तरीके का क्लासिफिकेशन है इसमें, आगे देखेंगे इसको डिटेल में। ओरिजिन के बेस पे दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, ओरिजिन, biotic and abiotic. Biotic means living, abiotic means non-living. Classify resources on the basis of exhaustibility. Exhaustibility means खत्म होना उनका, तो खत्म होने का क्या है यहाँ पर? रिन्यूएबल, जो दोबारा आपको मिल जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो बनने में लाखों साल लेते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल आपके पास कौन कौन से हैं? पेट्रोल डीजल है। रिन्यूएबल आपके पास कौन से हैं? सनलाइट है, विंड है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में देना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि भाई ये रिसाइकल नहीं हो सकते और लाखों साल लेते हैं बनने के लिए। इनकी जो कैटेगरीज है वो क्या क्या? भाई रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकल क्या है? मेटल्स, आप सोना चांदी लोहा इसको दोबारा पिघलाकर नया बना सकते हो। फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइकलेबल, आप नहीं बना सकते इसको। फोर टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक। मालिकाना हक क्या होता है भाई? कि जो किसी के पास है। तो इसमें चार तरीके के हैं। इंडिविजुअल, आपके पर्सनल, जो आपके घर पे है, आपके माता पिता के, आपके खुद के। कम्युनिटी, समाज के रिसोर्सेज जो हैं, पार्क है। नेशनल रिसोर्स, जो किसी देश के हैं, इसमें एक बात याद रखना, ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वहां तक किसी देश का हक होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। भारत है, भारत का जो समुद्र का इलाका है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक ही कवर करेगा। नॉटिकल माइल्स शिप्स के लिए यूज की जाती है, या पानी की दूरी को नापने में नॉटिकल माइल्स का यूज किया जाता है। ओके। इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल कहते हैं जो वर्ल्ड के हैं, जिस पे किसी देश का हक नहीं होता, उस पे वर्ल्ड का हक होता है, पूरी दुनिया को। तो इसमें क्या है, इसमें याद रखना आपको, बियॉन्ड 200 किलोमीटर।
ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 200 किलोमीटर तक किसी देश का होता है और 200 किलोमीटर के बाद वो हो जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो भाई यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, 200 किलोमीटर तक के एरिया जो देश उसके अंदर आते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे भारत यूज़ करता है इंडियन ओशियन में वहाँ से मिनरल्स निकालने के लिए, उसके बाद जो इलाका है 200 किलोमीटर के बाद का इलाका वो यहाँ पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज का कहलाता है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियल उसे कहते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, हमारी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो पोटेंशियल रखते हैं हमारे लिए यूज़ में आने के लिए, लेकिन उनका पूरा यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं जैसे विंड, सोलर पावर, हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप आती है, काफ़ी हवाएं चलती है, बट फिर भी हम इनका इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे आज भी पेट्रोल डीजल का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर, तो अभी गाड़ियाँ कन्वर्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक में, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है कोल से ज़्यादातर, और वो धीरे धीरे अब सोलर की तरफ उसको डाइवर्ट किया गया है। तो अभी डेवलप नहीं हुए हैं तो उसे पोटेंशियल कहते हैं, डेवलप उसे कहते हैं तो डेवलप हो चुके हैं। तो जैसे बात करें कि पेट्रोल डीजल है, ओके, वो डेवलप के अंदर आते हैं। स्टॉक, स्टॉक किसे कहते हैं कि जिसके अंदर पोटेंशियल है हमारी ज़रूरत पूरा करने का, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो रिसोर्सेज यूज़ करने की। तो जैसे बात करें भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे कि आपका पानी बनता है, तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और आपको ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही काम की गैसें हैं, इनफ्लेमेबल हैं, लेकिन इंसान आज भी पानी से इन दोनों को अलग नहीं कर पाया है। तो ये क्या है, स्टॉक है हमारे लिए। फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी आएगी तो हम इसको यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे पानी से, और हाइड्रोजन सबसे बढ़िया फ्यूल है। रिजर्व, तो रिजर्व कहते हैं, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ stock which can be put into use with help of existing technical know-how, but their full use has been postponed for meeting the future need। रिजर्व वो कहलाते हैं भाई जो बचा कर रखे गए हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है लेकिन फ्यूचर के लिए उनको बचा के रखा गया है। तो जैसे बात करें हमारे फॉरेस्ट, हमारे आयरन और रिजर्व, हमारे वाटर डैम्स, तो ये रिजर्व कहलाते हैं। स्टॉक और रिजर्व में क्लैरिफिकेशन रखना, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, रिवाइज करना आंसर को, दोबारा समझ में आ जाएगा। हाउ आर द नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट फॉर मैन, गिव 5 पॉइंट। तो रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यह आपके खुद की सोचने की बात है, इसका आंसर कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आपके रसोई में रखा नमक आपके लिए ज़रूरी क्यों है, आपकी बुक्स आपके लिए ज़रूरी क्यों है, सनलाइट आपके लिए ज़रूरी क्यों है, पेट्रोल डीजल की क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 5 पॉइंट का, इसको आप चाहे 15 पॉइंट तक ले जाओ। लिस्ट द प्रॉब्लम विच रिजल्टेड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन, वो प्रॉब्लम क्या क्या हैं जो रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण उत्पन्न हुई हैं। तो आपको पता है अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा, उसकी वजह से क्या नुकसान होगा, तो वो भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा होता रहा तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, याद रखना। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एसेंशियल क्यों है, रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल इसलिए है कि रिसोर्सेज को अगर हम बचा पाएंगे तभी हम अपने डेवलपमेंट को फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर रिसोर्स प्लान करके हमने अपने रिसोर्सेज को नहीं बचाया तो फिर आगे फ्यूचर हमारा डार्क है, बिल्कुल ब्लैंक। ओके,
तो इसलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस रखने के लिए, मतलब विकास लगातार होता रहे, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? ऐसा डेवलपमेंट जो लगातार चलता रहे, उसे सस्टेनेबल कहते हैं। क्लियर? तो अगर आप अंधाधुंध इस्तेमाल करोगे तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर आप सोच समझ के रिसोर्सेज का यूज करोगे तो आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा। वाई इज रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी? क्यों नेसेसरी है आपको पता होगा, ये मैंने पिछले डिस्कस हुआ था। ये India has enormous diversity in the availability of resources. Name four valid reasons to justify this statement. भारत के पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ऐसे 4 रीज़न बताइए जहाँ पर ये चीज़ सही साबित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, भारत के पास काफ़ी पोटेंशियल है रिसोर्सेज के मामले में। अगर हम उसको ढंग से यूज़ करें तो भारत को दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या है वो 4 रीज़न? स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मिनरल और कोल डिपॉजिट में रिच हैं। अरुणाचल प्रदेश वाटर में रिच। राजस्थान सोलर और विंड पावर में रिच है। लद्दाख कल्चरल हेरिटेज में रिच है। ओके, तो ये यहाँ पर भारत के रीजन्स हैं जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हर जगह अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले स्टेज आपकी आएगी आइडेंटिफिकेशन, पहचान और इन्वेंट्री। पहचान करने के बाद उसकी क्वांटिटी देखना कितनी है। उसके बाद आप दूसरा स्टेप लेंगे इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्लान बनाएंगे, उसको लेकर टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, प्लान बनाएंगे, पूरा स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। तीसरा, अपने प्लान को मैच करेंगे डेवलपमेंट प्लान के साथ। आपने रिसोर्सेज यहाँ पे किसी जगह पे मान लो आपने कोल निकाला, क्या वो कोल आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है? उसके साथ आप उसको मैच करेंगे। अगर आपको 10 किलो कोल की ज़रूरत है तो आप 10 किलो ही निकालेंगे। इसे कहते हैं 3 स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिसोर्स प्लानिंग का 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता रहता है बोर्ड पे। अगेन प्लानिंग की बात कर रहा है भैया। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है। क्यों है? क्योंकि भाई भारत में एक तो डाइवर्स अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। हमारे यहाँ एक जगह जो रिसोर्स है वो दूसरी जगह नहीं है। तो जैसे आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश में पानी है, कोल पेट्रोल नहीं है। झारखंड में कोल पेट्रोल है तो पानी वगैरह की समस्या है। तो भारत में क्या होगा कि भाई सभी जगह एक जैसे रिसोर्सेज नहीं हैं। तो अगर आप प्लान करेंगे तो रिसोर्सेज को आप सब जगह भेज सकेंगे और हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, तो ये है इसका आंसर। 4 फैक्टर रिसोर्स डेवलपमेंट जो किसी रीजन का तय करता है। अवेलेबिलिटी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी, आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। For institutional effort made at global level for resource conservation। भाई 4 ऐसे एफर्ट जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर किए गए थे रिसोर्स को बचाने के लिए। रिसोर्स कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था? क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968। 1968 से शुरुआत हो चुकी थी रिसोर्सेज को बचाने की। इसके बाद 1974 में गांधी फिलोसफी को लेकर एक बुक लिखी गई थी शूमाकर की, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कम सही है। मतलब आप अंधाधुंध यूज ना करें, जरूरत के हिसाब से यूज करें। तीसरा, ब्रिलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई थी,
जिसने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार? जून 1992 में रियो द जेनेरियो इंटरनेशनल अर्थ समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100 देशों के हेड्स ने यहाँ पे भाग लिया था और ये कहा था कि भाई हम सब मिलकर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, पोवर्टी और बीमारियों के खिलाफ इम्यूनाइजेशन को प्रोग्रेस में लाएंगे। रियो द जेनेरियो के फीचर क्या थे भाई? ये 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, रियो द जेनेरियो जगह पर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई थी। ओके, एजेंडा 21 यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। क्या क्या इसमें कम्बैट करने की बात की गई थी? एनवायरमेंट डैमेज, पुअर्टी एंड डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। आपसी सहयोग के साथ इन सभी 100 से ज़्यादा देशों ने ये तय किया था कि भाई हम बीमारियों से लड़ेंगे, गरीबी से लड़ेंगे और पर्यावरण के जो डैमेज हुआ है उससे हम लड़ेंगे। आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी हैवी पोल्यूशन हुआ था। Why is land as a resource important for us? लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बात की जाए आपके रहने की, आपके फैक्ट्रीज अगर आप लगाना चाहते हैं, खेती अगर आप करते हैं जहाँ से आपका खाना आता है, तो हर चीज़ के लिए लैंड रिक्वायर्ड है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन थिंकिंग में आप इसका आंसर दे सकते हो। लैंड यूज शुड बी इन प्लान मैनर। हम लैंड को प्लान मैनर में यूज़ क्यों करें? क्योंकि भाई लैंड फिक्स है, आप इसको बना नहीं सकते किसी फैक्ट्री पे। ओके, और लैंड का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है। मेजर लैंड यूज कैटेगरी। मेजर लैंड यूज कैटेगरी इंपॉर्टेंट बेटा, एरिया देखना है इसमें। नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया जो आप बोते हो, साल में खेती के लिए इस्तेमाल करते हो, फॉरेस्ट 22% है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 33% होना चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट हमारा अभी भी 22.5% है। बैरन वेस्टलैंड बंजर जमीन कितनी है भाई? 6.2% है। नॉन एग्रीकल्चर में जो एरिया यूज किया जाता है 7.9% है। जानवरों के चराई में जो इस्तेमाल किया जाता है वो 3.4 है, जहाँ पे घास वगैरह लगी है, झाड़ियाँ वगैरह लगी हैं। ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, पेड़, जंगल, झाड़ियाँ 1.1% में है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसा वेस्टलैंड, ऐसी बंजर जमीन जो हम यूज कर सकते हैं, वो 4.4% है। फैलो अदर देन करंट फैलो, ऐसी ज़मीन जो खाली छोड़ी जाती है, वो 3.82% है। करंट फैलो 7.3 है। लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज मार्जिनली अबाउट 4.46% फ्रॉम 18 टू 22। भारत में फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, 4%, 4.5% बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी 33% से कम है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि भाई आपकी ज़मीन पर 33% पेड़ होने ही चाहिए, तभी आपका इकोलॉजिकल बैलेंस सही रहता है। तो ये रेशियो परफेक्ट है, 33% मिनिमम आपको चाहिए। तो भारत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर 33% तो क्या 10% भी जंगल नहीं बचा है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए खतरा है। रीज़न क्या है इसके लिए? रीज़न आपको पता है भाई, क्यों जंगल काटे जा रहे हैं? इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ी है, टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, आसानी से पेड़ काट रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती को बढ़ाया गया है। पहले जहाँ 1/6 पार्ट में खेती होती थी, अब 3/3 पार्ट तक खेती चली गई है। तो ये जो 2 पार्ट यहाँ पे लिए गए हैं वर्ल्ड की ज़मीन के, ये सारे जंगलों को साफ करके लिया गया है। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों की चराई की जा रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको लैंड का डिग्रेडेशन दिखाई दे रहा है। फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटा जाना। डिस्टिंग्विश, अब इसमें हम देखते हैं कि आप फर्क करें क्या क्या। करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो लैंड में क्या डिफरेंस है कि आप 1 साल या उससे कम टाइम के लिए खेती
की ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड 1 to 5 एग्रीकल्चर, ये 1 से 5 साल के लिए होता है। ये 1 साल से कम, ये 1 से 5 साल तक। जमीन जैसी कम होगी फर्टिलिटी में, वैसे उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक खाली छोड़ा जाता है। कई कई ज़मीन दिखाई देंगी कि वो 2-3 साल में एक बार फसल दे सकती है बस। वेस्टलैंड बंजर ज़मीन, तो बंजर ज़मीन कौन सी होती है भाई? पहाड़ी रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी जो है वो वेस्टलैंड होती है। कल्चर लेबल वेस्टलैंड मैंने बताया था, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, खाद वगैरह डाल के, मैन्योर वगैरह यूज़ करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एरेबल होती है, ये नॉन एरेबल है। नेट सोन एरिया, टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, आपका कुल बोया गया क्षेत्र। ग्रोस क्रॉप एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया। तो ग्रोस क्रॉप एरिया उसे कहते हैं जहां पर कुल नेट सोन एरिया आता है और प्लस में ऐसा एरिया जहां पर साल में एक से ज्यादा फसलें आप लेते हैं। तो पंजाब हरियाणा में आप देखोगे जो जमीन है वहां पर ज्यादा फसलें होती हैं। ओके, तो उसे कहते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। 3 फिजिकल 3 ह्यूमन फैक्टर विच डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। फिजिकल फैक्टर क्या क्या भाई? टोपोग्राफी, जमीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है तो आपको खेती वहां पे दिखाई नहीं देगी, कोई इंसान वहां पे रहता नहीं दिखाई देगा। अगर जमीन फ्लैट है तो वहां पे फैक्ट्री भी दिखाई देंगी, लोगों के घर भी होंगे, वहां पे खेती भी होगी। क्लाइमेट, क्लाइमेट अच्छी है तो इस्तेमाल में आएगी जमीन, क्लाइमेट हार्श है तो कम इस्तेमाल में आएगी। सॉइल टाइप, रेतीली है तो कम इस्तेमाल में आएगी, और ज़्यादा एलुवियल टाइप सॉइल है तो ज़्यादा यूज आएगी। ह्यूमन फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारी जनसंख्या, टेक्नोलॉजी और हमारा कल्चर ट्रेडिशन। तो ये तय करता है कि भाई लैंड का यूज कैसे होगा। क्लियर? पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड को क्या करेंगे? ओवर यूज करेंगे, लैंड को हम डिग्रेड करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। पॉपुलेशन कम है तो लैंड नेचुरल बना रहेगा। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? व्हाट इज द एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया? नेम 4 टाइप ऑफ वेस्ट लैंड एंड देयर परसेंटेज शेयर रिस्पेक्टिवली। तो भाई लैंड डिग्रेडेशन तो कहते हैं लैंड यानी जमीन को डिग्रेड करना या जमीन को नुकसान पहुंचाना। आपने देखा होगा अगर जमीन में आप नमक डाल देंगे, केमिकल डाल देंगे तो वो फर्टिलिटी अपनी खो देती है, या आप उसमें बार बार पानी देंगे जैसे दलदल होती है, या बिल्कुल पानी ना देंगे जैसे रेत, तो ये सारा लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो भारत में कितना एरिया है लैंड डिग्रेडेड? 130 मिलियन। 1 करोड़ 30 लाख के करीब, 13 करोड़ के करीब। तो 13 करोड़ हमारे यहाँ पर जमीन ऐसी है, 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन हमारी ऐसी है जो डिग्रेडेड है। ये सारा परसेंटेज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। 6 ह्यूमन एक्टिविटी जिसने लैंड को डिग्रेड किया। डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटा जाना। ओवरग्रेजिंग, जानवरों का ज्यादा चराया जाना। माइनिंग एक्टिविटी, माइंस खोद देना। माइन मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल्स को प्रोसेस करने में कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जो फिल्टर होते हैं या फिर जो वहाँ से निकलने वाला केमिकल होता है वो आसपास के एरिया को डिग्रेड कर देता है। वहाँ से जो डस्ट उड़ती है, जो वहाँ से केमिकल ज़मीन में बहाया जाता है, वो लैंड को डिग्रेड कर देता है। ओवर इरिगेशन, पंजाब जैसे स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए, तो ज़्यादा पानी देना भी मिट्टी के लिए नुकसानदायक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा। 3 स्टेट जहां पर ओवर इरिगेशन प्रॉब्लम है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये तीनों स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खेती की जाती है, जहाँ पे नेट सोन एरिया जो है वो
80% तक है। मतलब जमीन का जो 80% एरिया है वो यहाँ पे खेती में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेट सोन एरिया। तो ये आपको पता बताऊं मैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये 10% है और पंजाब में 80% है। तो आपको फर्क पता चल गया होगा पंजाब में कितनी ज्यादा खेती की जा रही है। जबकि फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि आपके पास 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। तो पंजाब में क्या किया जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट होने चाहिए। ओके, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू ओवरग्रेजिंग की वजह से कहाँ पे डिग्रेड हो रहा लैंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, जानवर जो चराई करते हैं जमीनों पे वो क्या करते हैं, जमीन में उगने वाले झाड़ियों को, पेड़ों को खा जाते हैं, जिससे बारिश में वो जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाती है और वो एरिया फिर वेस्ट लैंड हो जाता है। क्योंकि ऊपर की मिट्टी अगर बह गई तो जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रह पाती, जमीन उपजाऊ नहीं रह पाती। तो इस वजह से पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी। अब माइंस आपने की कहीं जगह पर, माइन जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे क्या है कि माइंस बहुत सारी ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं क्योंकि वहां से रिसोर्सेज को निकाल लिया गया है। और माइंस आपने देखा है कि ये बहुत बड़ा जमीन को बहुत बड़े लेवल पर खुदाई की जाती है और खुदाई होने के बाद वो जमीन किसी काम की नहीं रहती। ना वहाँ पे जंगल हो सकते हैं, ना वहाँ पे खेती की जा सकती है। इन माइंस को ऐसे खुला छोड़ दिया जाना भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे मेजर जिससे आप लैंड डिग्रेड होने से बचा पाओ, तो ये भी काफी कॉमन सी बात है कि आप कैसे रोक सकते हो लैंड डिग्रेडेशन को। आप पेड़ लगाएं, ग्रेजिंग पे कंट्रोल करें, शेल्टर बेल्ट यानी पेड़ों की आप लाइन लगा दें। आप पेड़ अगर लाइन से लगाएंगे तो जो रेत है वो रेत उड़कर नहीं जाएगी। ओके, स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, इनको आप स्टेबल कर दे। कोई रेत का टीला ऐसे है तो अगर आप इनको फ्लैट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी बारिश आएगी तो ये सारी मिट्टी को बहा ले जाएगी और यहाँ पे रेत के टीले क्या रहेंगे, नुकसान करेंगे। तो इनको अगर आप स्टेबल कर दोगे, इनको फ्लैट कर दोगे, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहकर कहीं नहीं जा पाएगी और आपका लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। सरकार माइनिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल करे भाई, यहाँ पर हर कोई माइन ना खोदे, लीगल हो, पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल हो। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे को पूरी तरह से डिस्चार्ज किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, साफ किया जाए, तब जाकर छोड़ा जाए। वेस्ट लैंड का प्रॉपर यूज किया जाए। वेस्ट लैंड अगर हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैन्योर वगैरह यूज कर लिया हमने, तो वो हमारे काम में आ सकती है। अवॉइड ओवर इरिगेशन। ज़्यादा ओवर इरिगेट ना करें, स्पेशली ड्राई एरियाज की बात की जाए तो। अवॉइड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का भी ज़्यादा यूज नहीं करना है और ना ही पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज करना है। सोइल की अब बात करते हैं भाई। सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर, हमारा फूड प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो इज द अपर मोस्ट लेयर, ओके, अर्थ क्रस्ट की, रिच इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सोइल इज a living system, ओके, इट टेक मिलियन ईयर टू फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मिट्टी को भी बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाखों सालों में बनती है और लाखों सालों में भी कितना बनता है, फ्यू सेंटीमीटर। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में करोड़ों साल का समय लगता है। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि भाई पेड़ों के लिए जरूरी है, पेड़ हमारे लिए जरूरी है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। मेन फैक्टर फॉर सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट वो है भाई, सबसे पहले टाइम, पेरेंट रॉक।
पेरेंट रॉक या बेड रॉक वो पहाड़, वो पत्थर जिससे मिट्टी बनती है। क्लाइमेट वातावरण, रिलीफ एरिया वेजिटेशन, नेचर सच है टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, और लास्ट है केमिकल ऑर्गेनिक चेंज। तो इस तरह से मिट्टी बनती है। पहले पत्थरों से पहाड़ों से वो टूट कर आती है, फिर क्या क्लाइमेट गर्म है क्लाइमेट तो वो रेतीली मिट्टी आपको मिलेगी, टेम्परेचर ठंडा है तो आपको मिट्टी वेस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो टेम्परेचर का भी मॉडरेट होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल जो इंडिया में पाई जाती हैं, एलुवियल है, रेड, ब्लैक, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट सोयल है। एलुवियल सोयल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो एलुवियल सोयल कहाँ पे है भाई? हमारे मैदानों में पाई जाती है ये। वो दो तरह की होती है एलुवियल सोयल, बांगर एंड खादर। बांगर पुरानी है, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है कंकर का, ये मोटी होती है, थोड़ी पुरानी है तो मोटी होती है। खादर नई एलुवियल सोयल, नदियाँ हर साल बाढ़ के साथ इसको लेकर आती हैं और अपने किनारों पर जमा करती जाती हैं। तो ये नई है, इसमें फाइन होती है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी के जैसी होती है और फर्टाइल होती है। तो ये देखो आप, ये लेस फर्टाइल है, ये फर्टाइल है, ये लेस फर्टाइल है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है भाई एलुवियल सोयल की? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली इसकी विशेषता है कि ये फर्टाइल है। दूसरी विशेषता इसमें मिट्टी, रेत और कंकर तीनों मिक्सअप हैं। तो रेत से हवा आती जाती रहती है पेड़ के लिए, चिकनी मिट्टी पानी को कंट्रोल करके रखती है, और पत्थरों में क्या होता है उसकी जो चिकनी मिट्टी और रेत है वो आपस में एक साथ मिल पाते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें पोटाश है, लाइम है, फॉस्फोरिक एसिड है, और जो पेड़ों के लिए बहुत जरूरी है, फसल के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या कह रहा भाई? एलुवियल सोयल जो हैं वो पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन आपको कहाँ दिखाई देगी? जहाँ पे एलुवियल सोयल आपको मिलेगी वहीं पे पॉपुलेशन भी दिखाई देगी। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। एक और विशेषता इसकी क्या है कि जो सोयल है ड्रायर एरियाज में, जो सूखे एरियाज है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां पर ये अल्कालाइन ज्यादा है। और अल्केनिटी की वजह से क्या होता है, फसल प्रॉपर नहीं हो पाती, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट, यहाँ पे मैन्योर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, और फिर इसको इरिगेशन वगैरह का इस्तेमाल करके इसको अल्कालाइन इसकी कम की जाती है, अल्केनिटी। ओके, तो ये फीचर्स हैं एलुवियल सोयल के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सोयल, भारत में कहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन इसका? तो इसका इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है भाई नॉर्दर्न प्लेन, जो किससे बने हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। इसके अलावा ये राजस्थान गुजरात में भी कुछ है। इसके अलावा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हमारे हैं वहां पर भी ये मिलती है। ब्लैक सोयल की बात करें, राइट टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल। ऐसे फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से ब्लैक सोयल बनती है। नेम फोर स्टेट वेयर दे आर फाउंड, चार ऐसे स्टेट जहाँ पे पाई जाती है। नेम द क्रॉप ग्रोन इन इट, और एक मेन फसल जो इसमें उगाई जाती है। तो भाई टू फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा है पेरेंट रॉक। चार स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़। और ब्लैक सोयल कॉटन सोयल के नाम से भी जानी जाती है। तो कॉटन सोयल यानी कॉटन ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? ब्लैक सोयल की छह विशेषताएं क्या है? एक, ये फाइन है, क्लेई है, चिकनी मिट्टी है तो पानी होल्ड करके रखती है, होल्ड मॉइस्चर, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ओके, बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग ड्राइंग, तो चिकनी मिट्टी है, जैसे ही सूखा पड़ेगा तो ये क्रैक आ जाएंगे यहाँ पे, और क्रैक की वजह से इसमें हवा अच्छी तरह से पास हो जाती है। दिस सोयल आर स्टिकी, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा है कि भाई ये स्टिकी है, चिपचिपी है। जब
गीली होती है तो। ओके, तो डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, तो पहली बारिश के साथ ही इसको खेती में यूज कर लिया जाता है, नहीं तो स्टिकी हो जाती है ये। ब्लैक सोइल कहाँ पे पाई जाती है? ये डेक्कन ट्रैप पे पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप मतलब दक्षिण का वो इलाका भारत का जहाँ पर ब्लैक सोइल पाई जाती है, उसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ओके, तो ये कहाँ तक फैली है? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू, और बनी किससे है? लावा से। जो लावा बना, नीचे से निकला, जमा हुआ, उस लावा से ब्लैक सोइल बनती है। कहाँ कहाँ कवर करती है स्टेट्स को? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात का इलाका है, मालवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी कृष्णा वैलीज का कुछ इलाका। तो यहाँ पर आपको ब्लैक सोइल दिखाई देगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड एंड येलो सोइल, गिव रीजन फॉर देयर कलर। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है भाई? ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। रेड सोइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में ये पाई जाती है जहाँ पर बारिश कम होती है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स का पिडमेंट जो, वहां पे ये पाई जाती है। ये सोइल रेड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ आयरन। आयरन होता है इस मिट्टी में। ओके, और आयरन कहाँ से आता है? क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के उससे आता है। इट लुक्स येलो, ये पीली दिखाई देती है जब ये हाइड्रेटेड होती है। जब ये गीली हो जाती है तो येलोइश हो जाती है। सूखी मिट्टी लाल दिखाई देती है। फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल जिसे कहते हैं भाई, ये लेटर वर्ड से मिला जिसका मतलब है ब्रिक। तो लेटराइट कैसी होती है भाई? लीच सोइल होती है। लीच यानी दलदली। यहाँ पर पानी वगैरह ज्यादा होने के कारण मिट्टी थोड़ी दलदली हो जाती है। ओके, हैवी रेनफॉल के एरिया में। तो हैवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपको ह्यूमस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज्यादातर पार्ट इसका। कैन बी कल्टिवेटेड विद एडिकेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे मैन्योर और फर्टिलाइजर है। ऑलराइट, ये है लेटराइट सोइल। एरिड सोइल, रेगिस्तानी मिट्टी। आपको पता है रेगिस्तानी मिट्टी कैसी है भाई? बारिश कम होती है तो कैसी होती है? सैंडी होती है, स्लाइन होती है। साल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, ह्यूमस नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट सोइल, फॉरेस्ट सोइल जो होती है फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया। तो पहाड़ों पे जो मिट्टी पाई जाती है वो फॉरेस्ट सोइल होती है। तो जैसा पहाड़ होगा वैसी आपको मिट्टी यहाँ पे दिखाई देगी। ये कैसी होती है भाई? लोमी एंड सिल्टी। तो ये भुरभुरी होती है, पत्थरों के साथ मिली हुई। ओके, हाईली डेन्यूडेड, डेन्यूडेड कहते हैं पानी के कटाव से जो मिट्टी नीचे बह जाती है उसकी वजह से डेन्यूड हो जाती है। एसिडिक, एसिडिक होती है, एसिड इसमें ज्यादा दिखाई देता है। ओके, वेरी फाइन एंड फर्टाइल इन लोअर पार्ट ऑफ वैली। और वैली में अगर आप जाओगे, पहाड़ की तलहटी में आप अगर आप जाओगे तो ये फाइन मिलेगी आपको और फर्टाइल मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ऊपर से जो मिट्टी बहकर आई है वो मिट्टी काफी फाइन होती है, और नीचे आके वो जमा जब हो जाती है तो वहां पे फिर पहाड़ी लोग अपनी खेती वगैरह करते हैं। सोइल एरोजन, तो सोइल एरोजन माने मिट्टी का नुकसान। एंड मेन कोज क्या क्या है? तो इसके भी कारण वही है जो रिसोर्सेज के दूसरे के कारण है, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह के। तो सोइल एरोजन क्या है? दैट डेनुडेशन, मिट्टी का बहाव, कटाव। इसके कारण क्या है? डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये इसके कारण है। गल इरोजन, ये आपने स्लाइड में देखा होगा जब चैप्टर हमने उसमें किया था यूट्यूब पे।
उसमें आपको ये तीनों दिखाई देंगे। ये 3 फॉर्म हैं सोयल इरोजन के, गली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन। सोयल कंजर्व कैसे की जाए, सोयल को बचाया कैसे जाए, अगेन वही है, कॉन्टोर प्लूइंग मेड बना के यहाँ पर प्लूइंग की जाए। मतलब आप क्या बनाए, खेत में ऐसे मेड बनाए जिससे कि मिट्टी बहे ना बारिश के साथ। तो यहाँ पर आप अपनी फसल लगाएं, इसे कहते हैं कॉन्टोर प्लूइंग। दूसरा कह रहा है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस ये होती है भाई कल्टीवेशन, किसी पहाड़ पर अगर ऐसे खेती की जाती है तो फिर उसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी जो है वो जमा होती रहती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, बीच बीच में बड़े बड़े खेतों में पट्टियां बना दी जाती हैं। इन पट्टियों में घास वगैरह उगाई जाती है या फिर पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि मिट्टी बहती नहीं है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये है स्ट्रिप्स। प्लांटिंग ए शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट अभी पीछे बताया था, पेड़ों की पूरी आप एक लाइन लगा दो जिससे कि मिट्टी बहकर ना जाए या रेगिस्तानी मिट्टी उड़कर ना आने पाए। So these are the end of, you have almost around 50 questions. Revise them well, and if you have any doubt you can ask in the Google Classroom app, or you can take help from the chapter we have done earlier time. First chapter we did geography. From there you can take the help. आप उन स्लाइड्स को देखें जो पहले हमने किया है चैप्टर स्टार्टिंग में, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, और इन आंसर्स को आप रिवाइज करें ध्यान से। ओके, so thank you for that. Stay safe, stay healthy.